तो पहले समझते हैं हम लोग कंपाउंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। देखो पहले जो लिखा है वो समझो। कंबाइंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। देखो डायरेक्ट स्ट्रेस कौन से होते हैं, जैसे आपका टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस, इवन जो थर्मल स्ट्रेस होता है ना वो भी आपका कौन सा होता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस। वो जब कंबाइन हो जाता है दूसरी स्ट्रेसेस के साथ, जैसे कि आपका बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, दो अलग टाइप के स्ट्रेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उसे कंपाउंड या कंबाइंड स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस में सारे नहीं, आपके सिलेबस में जो कंबाइंड स्ट्रेस है दो चीजों का मिला के, वो कंबाइंड स्ट्रेस दो चीजों का है। एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस नंबर 1, दूसरा सेकंड आपका होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम लोग इनडायरेक्ट में कौन सा ले रहे हैं, सिर्फ बेंडिंग ले रहे हैं। आपके सिलेबस में ये वाला है, इसलिए आपके चैप्टर का जो नाम पड़ता है वो नाम है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब आपने इनडायरेक्ट में कौन सा लिया, बेंडिंग लिया, और डायरेक्ट में कोई सा भी आए, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, कोई सा भी आए, एक लाइन ऐसे खींचनी है, बन जाएगा 3, इसको नीचे ले आना है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस यहाँ कहीं पर होगा, जैसे वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होगा, अगर वर्टिकल एक्सिस पे ही लोड लग रहा हो, ऐसे पी नाम का, ठीक, तो बच्चों ये होगा हमारा एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कैसा होगा, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कब इस वाले केस में ये काम करेगा, है तो कॉलम ही, आपको पता है कॉलम किसे कहते हैं, जिसपे भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है वर्टिकल मेंबर को हम लोग कॉलम बोलते हैं। नाउ अभी हो ये रहा है कि अगर ये ऐसा लोड लगता तो हम बोलते हैं ये कॉलम जो फेल होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस से फेल होगा। कौन से, आइदर बाय बकलिंग, सबको याद आ रहा होगा, और आइदर बाय क्रशिंग, इन दो से फेल होगा। कितने लोगों को ये वाली बात पता है, जस्ट गिव मी थम्स अप, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आप लोगों को कंफर्म है। इफ एनी कॉलम हैविंग अ axial compressive load, it is act like a any mechanical member, it act like a column, it may be failed by the buckling or by the crushing, only two options are there। ठीक है, आपको you must study that ना, कि आपको कॉलम स्ट्रेस नहीं समझ कैसे आएगा। बट अब मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, मैं इस वाले लोड को शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं इधर बनाता हूं। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट कैसे किया, देखो जरा, मैंने शिफ्ट किया इस तरीके से, यहाँ पर, यहाँ के बजाय ये मैंने इसको यहाँ के बजाय इसी लोड को यहाँ लगाया, विच इज नॉट ऑन द सेंटर। ये पी लोड है, बात समझ आई बच्चों। जब इस लोड को आप सेंटर से हटा देंगे तो जानते हो क्या होगा, देखो इसको अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करना, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। मोबाइल है मेरा, इस पे अगर मैं बिल्कुल यहाँ लोड लगाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ लोड लगाऊंगा, इट विल आल्सो ट्राई टू बेंड इट। तो जब आप एक्सियल कंप्रेसिव लोड के बजाय आप लोड को हटा देते हैं अपनी जगह से, सेंटर से हल्का हटा देते हैं, तो वो दबता तो है ही, कंप्रेशन तो होता ही है, साथ में बेंड भी हो रहा है। कितने लोग मेरी बात समझ पाए, थम्स अप करो जरा फटाफट जल्दी। क्या कहते, तो वो हल्का सा बेंड भी होगा और प्लस कंप्रेस भी होगा, दो चीजें एक साथ होंगी। कौन सा लोड बोलते हैं, एसेंट्रिक लोड। और जितना आपने उसको शिफ्ट किया है, जितना आपने उसको शिफ्ट किया है सेंटर से, उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी इज अ डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। जो भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी। क्लियर हुआ वाली बात। अब आगे समझो, व्हेन अ वर्टिकल लोड डू नॉट कंसाइड, मतलब मिक्स, मिलता नहीं है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, ये तो होगा एक्सिस से बिल्कुल, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, बट रेदर एक्ट एसेंट्रिकली। एसेंट्रिक मतलब हल्का सा हटके, हल्का सा हटके लगे, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोलता भाई इस तरफ यहाँ लग जाए, होता है इस तरफ यहाँ लग जाए, कहीं भी जाए, इधर खिसके या इधर खिसके, कोई फर्क नहीं पड़ता। then it is called uniaxially eccentric column loading। ठीक है, हालांकि एक साथ दो भी हो सकते हैं बाई चांस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग का एक्चुअली ये चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑन, ठीक है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, मैं भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, समझो। डायरेक्ट स्ट्रेसेस अलोन प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। हालांकि हम लोग जनरली कौन सा पढ़ेंगे, कंप्रेसिव, पर टेंसाइल भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। टेंसाइल कहाँ आएगा बताऊंगा आप आपको। एंड बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। But if the body is subjected to axial load or bending moment, then both stresses will produce in the body. Therefore, अब देखो समझो, आपको पता है डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। चलो, डायरेक्ट स्ट्रेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। गॉट इट। इक्वेशन नंबर 1। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, चलो बेंडिंग स्ट्रेस को निकालते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस, जब भी बेंडिंग से वर्ड संबंधित शब्द आए तो आप सबसे पहले क्या करें, आप करेंगे सिग्मा अपॉन वाई बराबर एम अपॉन आई बराबर ई अपॉन आर। गॉट इट। तो सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। देखो इससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब, इसे हटा दो 2 मिनट, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन वाई बराबर एम अपॉन आई। अब मैं इस वाले वाई को यहाँ से हटाता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। गॉट इट। बराबर हो जाएगा एम बराबर आई अपॉन वाई। ये बताओ, ये सबको समझ आता है। अब यहाँ पर है, अब यहाँ देखो ना, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा एम अपॉन जेड। आई अपॉन वाई क्या होता है, जेड होता है, एम बाई जेड। हालांकि मैंने बेंडिंग इक्वेशन में भी, अगर आपने बेंडिंग चैप्टर किया हो तो वहां भी प्रूफ कराया था मैंने। अच्छा दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुनो। देखो मैंने क्या किया, तो हमारा टोटल स्ट्रेस आएगा बेंड, जिसे हम बोलेंगे कंबाइंड स्ट्रेस। तो जो कंबाइंड स्ट्रेस आएगा, जो कंबाइंड स्ट्रेस आएगा वो आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस और प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। देखो नया चैप्टर नहीं है ये पुराने चैप्टर कॉम्बिनेशन है खाली बस। अब डायरेक्ट स्ट्रेस हमें पता है लोड अपॉन एरिया होता है, जो भी आपको लोड दिया होगा कंप्रेसिव वाला और एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये कहाँ से आएगा, पता करना पड़ेगा ना हमें। तो हमने क्या किया, बेंडिंग का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी नो, यहाँ कर रहा हूँ अलग से, वी नो बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन की बात करें तो बेंडिंग इक्वेशन होगी सिग्मा अपॉन वाई। अब अच्छा दिक्कत उनको आ रही होगी जो बेंडिंग इक्वेशन याद नहीं। सिग्मा अपॉन वाई बराबर एम अपॉन आई बराबर ई अपॉन आर। और ये बी नोट हम जानते हैं पहले से, अगर ये नहीं जानते तो भैया पहले वीडियो देखो जाके। इसमें अगर मैं वाई की मल्टीप्लाई यहाँ कर तो जाएगा सिग्मा बराबर एम इंटू वाई और डिवाइडेड बाई आई। ई अपॉन आर को फिलहाल में भी हटा दे। अब इस वाले वाई को मैं इसके नीचे ले जाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई डिवाइडेड बाई वाई। ये हो जाएगा सिग्मा बराबर एम अपॉन और आई अपॉन वाई। बच्चों सेक्शन मॉडुलस होता है 3 से 4 बार बताया है। तो हमारा अब ये क्वेश्चन मार्क से हटके हमारा फॉर्मूला आ गया एम बाई जेड। मतलब एम क्या है यहाँ पर, एम है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर जेड क्या है हमारे लिए, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। ए क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर लग रहा है, तो हमारे लिए ए है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, और पी क्या है हमारे लिए, पी हमारे लोड। अच्छा बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे वो और बताता हूँ। पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ आया, हम सब करो, नहीं समझ आया दोबारा। पहले ये फिलहाल भूल जाओ कुछ लिखा हुआ है, अभी मेरी बात सुनो। अभी तक हम क्या समझ के आए, अभी तक हम समझ के आए हैं, यहाँ देखो हम समझ के आए हैं कि कंबाइंड स्ट्रेस जो हमारा आएगा, जो कंबाइंड स्ट्रेस आएगा, कंबाइंड वो हमारा आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस और प्लस, या हम उस डायरेक्ट का बच्चों यहाँ पर जो नाम देते हैं ना एक्सियल देते, एक्सियल स्ट्रेस और प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यहीं पर 2 वर्ड लिखे हैं मैंने। और हम लोग ये पता करके आए हैं कि सिग्मा जो नेट आएगा हमारा वो फोर्स अपॉन एरिया आएगा और प्लस एम अपॉन जेड आएगा। चलो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये बेंडिंग मूवमेंट है, मुझे सब लोग बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला बताओ, बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है।
बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत सिंपल समझो, जिसके अबाउट बेंड होगा वहां से। बात क्लियर है? हाँ बस बिल्कुल सिंपल। डिस्टेंस होता है बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस से, जहां तक तुम ले रहे हो वहां तक का डिस्टेंस होता है, वो होता है बेंडिंग मोमेंट। अब सुनो यहां पर अंडरस्टैंड करना कि तुम्हें समझ आ गया। देखो हम जो ये बीम बना रहे हैं, बीम बोलो कॉलम बना रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कॉलम में ये है इसका सेंटर, जहां के अबाउट बैंड होगा। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर लगा हमारा लोड, यहाँ पर लोड लगा, बहुत ध्यान सुनना भाई, अब आपको फोकस चाहिए यहाँ पर। लोड लगने पे ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, तो फुल लोड हो गया। जो ये वाली डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा यानी एम आएगा, एम का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, पी इंटू ई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पुट करूं तो सिग्मा बराबर आ गया फोर्स अपॉन एरिया प्लस, और एम के बजाय क्या पुट कर देंगे, पी इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड। पी आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1/a और प्लस ई बाई जेड। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। आपको मुझे ये बताना है इसमें से कंप्रेशन कौन से में आएगा और टेंशन कौन से में आएगा। ठीक है भाई, येलो वाले में कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा। बेंड कैसे होगा, अपना दिमाग लगाओ, अपना खुद का विजडम यूज करो। येलो वाला जो पोर्शन है, येलो वाला हुआ ना, येलो वाला जो पोर्शन है ये आ जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन ये आएगा आपका टेंशन में। लिखूंगा लेकिन मैं सही, रेड सही, रेड बहुत सही चमकता है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। देखो ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा टेंशन में, और जो ब्लैक वाला होगा ये होगा कंप्रेशन में। अब बताओ, टेंसाइल स्ट्रेस भी आ गई, कंप्रेशन भी आ गई, टेंसाइल भी आ गई, कंप्रेसिव भी आ गई, और साथ में बेंडिंग भी आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। अब यहां देख लो ऊपर क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़ो शांति से। लिखा है वेयर ई इज द, अब यहां पर जो हमने लिखा है इस पे, इस फॉर्मूले में, तो ई क्या है, वेयर ई इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड पी and m is the bending moment and z is the section modulus about the bending axis। bending axis कौन सा है, सेंटर वाला। when a column of rectangular cross section, मैंने बनाया नहीं फिलहाल, रेक्टेंगुलर तुम समझोगे ना रेक्टेंगुलर कैसा होगा, is subjective to eccentric load, the section is subjective both direct stress and bending stress। the resultant stress due to the combined bending right stress R। ये है फाइनल फॉर्मूला, बल्कि तुम लोग को तो मैंने बता दिया फाइनल फॉर्मूला ये है। चैप्टर यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। बट इसका अगर आपको कल को न्यूमेरिकल पूछा तो क्या देगा, आपको पी की वैल्यू दे देगा, आपको ई की वैल्यू दे देगा, और डायमेंशन दे देगा, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। क्यों भाई, एरिया कहां से निकालोगे। और सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन वाई। तुम भूल गए हो तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, आई क्या होता है रेक्टेंगल का, बी डी क्यूब बाई 12। पता नहीं कितना याद होगा कितने लोगों को, ये होता है बी डी क्यूब बाई 12। और वाई क्या होता है, डी बाई 2। तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा 6, और डी से कैंसिल होकर हो जाएगा स्क्वायर। हालांकि मैंने प्रूफ कराया है फिर भी बता, क्योंकि तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6 z की वैल्यू होगी। तो z की वैल्यू के लिए b और d दिया हुआ है, ये आपका b है और ये आपका d है। और एरिया क्या होगा, b इंटू डी। पहली बात, एसेंट्रिक लोड प्रोड्यूस डायरेक्ट एंड एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। पहला पॉइंट क्लियर, गिव मी थम्स अप। एसेंट्रिक लोड आपको दोनों चीजें देता है, क्या, आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी देता है और कम, और आपको डायरेक्ट स्ट्रेस भी देता है। बस पहली बात क्लियर हो गई, फालतू बात, ये बातें क्लियर हो। दूसरी बात, इफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज मोर देन बेंडिंग देन स्ट्रेस थ्रू आउट सेक्शन इज कंप्रेसिव। कैसे समझो, मान लेते हैं आपने यहां पर इस तरीके से, हो इसको समझना, ये न्यूमेरिकल जब आएगा तो यहां दिक्कत करे। मान लेते हैं आपके पास ये बीम है, बीम या सॉरी कॉलम है, बीम बोल रहा हूँ, बीम है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नीचे बनाता हूं मैं क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस तरीके से, आसान ले लेते हैं, ठीक है, ये है 10 बाई 10 का,
इजी ले, हालांकि 10/10 दिख रहा है बट इसको आर ले ले। एसेंट्रिसिटी है इसमें 10/10 mm, सब कुछ mm में ले लेते हैं। एसेंट्रिसिटी है 2 mm और लोड लग रहा है फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। अब आपसे बोला गया इसका ए और बी दोनों पार्ट के अंदर निकालो कितना लोड स्ट्रेस आएगा। तो हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्योंकि टेंशन होगा, अब देखो वो अब उल्टा मैं बता रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंस क्या लेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस, एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, एरिया कितना है बच्चों, एरिया 10 × 10, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ऊपर से दिखाई देगा ना, ये दिखाई देगा ये वाला, ये कितना है, ये भी 10 है, ये भी 10, तो ये आपका हो गया 10 × 10 बराबर कितना हो गया 1/10। ठीक है, या चलो ठीक है 1/100 है। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते। बेंडिंग स्ट्रेस होगा m/z, m होगा p × e और z होगा आपका b/d²/6। ये हमने निकाला भी, रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर के लिए ऐसा होता है, तो हम निकाला हमने इसको। अब ये वैल्यू कितनी आई देखो जरा, तो p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू हमारी 10। अंडरस्टैंड करना, अभी जितना भी समझ आया अभी क्लियर हो जाएगा। e की वैल्यू कितनी है 2 mm में ले रहे, b की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर मतलब 100 और डिवाइडेड बाई 6 था, वो ऊपर में चला गया 6 हो गया। अब देखो इसके बाद इस 10 से 10 निपट गया, ये कितना आ गया आपका 12/100। ठीक है, इसे काटेंगे, 2 से काट लो, 2 से तो 4 से काट लो, ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 3/25। व्हाट इट, ये आ गया। अब आपको दो सेक्शन, अब आप जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन और दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, यहां पर पहले वाले में जो स्ट्रेस होगी वो होगी मिनिमम, दूसरे वाले में होगी मैक्सिमम। आप लोग मुझे पहले ही बता चुके हैं वाली बात। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, गिव मी द हार्ट रिएक्शन दिस टाइम, ताकि मैं क्लियर कर पाऊं कि सही है। हार्ट रिएक्शन दो सब लोग जरा एक बार। आल्सो राइट द यस इन चैट बॉक्स, दोनों काम करो ताकि समझ पाओ कहां पर मैक्सिमम मिनिमम है। क्लियर हो गया। अब समझो सिग्मा 1 जो होगा उसको लिखेंगे सिग्मा मिनिमम, सिग्मा 2 वाले को लिखेंगे सिग्मा मैक्सिमम। गॉट इट। अब मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब है, ध्यान सुनना, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम का मतलब क्या है, एक्सियल स्ट्रेस और प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। बहुत सिंपल, हम बेंडिंग में एक्सियल में ही प्लस करेंगे, एक्सियल में माइनस करेंगे, फॉर्मूला हमारा इधर। तो हमने क्या किया, एक्सियल कितना था 1/10। अच्छा, और आपका वो कितना था आपका बेंडिंग 3/25, ये हमारा मिनिमम स्ट्रेस है। अब इस मिनिमम स्ट्रेस अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, वहां पर टेंशन हो जाएगी। अगर ये प्लस आया तो कंप्रेशन हो जाएगा। देख लेते हैं कितना आया, तो हमारा आया, अच्छा एक्सियल ज्यादा होगा तो कंप्रेशन है, बेंडिंग ज्यादा हो तो खींच देगा उसको। तो देखो इनका एलसीएम ले लो, तो 25 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका 50। गॉट इट। अच्छा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस, ये हो जाएगा 3×6, ये आएगा -1/50। कितने लोग समझ पाए, कैलकुलेशन में कोई समस्या किसी को? यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 1/10 माइनस 3/25, तो आपका ये हो जाएगा 50 एलसीएम आ जाएगा, और 10 5 जा 5, और ये हो जाएगा -3×6। हमारे पास मिनिमम स्ट्रेस हमें समझ आ गई, मैक्सिमम समझ आ गई। अब मैं देखो स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है। स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए आप एक सेंटर लाइन खींचेंगे, पहले सेंटर लाइन खींची। अब हम लोग या आपकी मर्जी है क्या मानो, मैं क्या मानता हूं बता। हम मानते हैं कि अगर मैं इसके नीचे जा रहा हूं, जो बुक मानती है, तो वो नीचे की तरफ कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ, जो कैसा है हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेंशन। और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे में कंबाइन से टेंशन है, टेंशन वाला हमारी जो नेगेटिव वैल्यू आई वो ऊपर की तरफ बना। ये हम लोगों ने अपनी खुद की मानी, ये हमारा क्या है, ये जीरो लाइन, ये लाइन जीरो वाली। हमारी वैल्यू है -1/50,
तो यहाँ इस ये सेंटर लाइन, तो हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ थी, मिनिमम वैल्यू थी 1 -1/50, तो -1/50 ये हमने बना दी। दूसरी वैल्यू कितनी है 11/50, तो हमने क्या किया 11/50 ज्यादा आएगी, 11/50 बना दी हमने 11/50। लाइन खींचिए अपनी मर्जी, नापने आपने कुछ नहीं है, ड्राइंग थोड़ी है। और इनको आपस में ऐसे जीरो करते हुए मिला दो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेंशन और ये हो गया कंप्रेशन। कितने लोगों को समझ आया, अब बताओ, नहीं समझ आया तो अब पूछो आराम से। अगर हमारा एक्सियल लोड ज्यादा होगा तो हमेशा प्लस आएगा, यस और नो? इफ, मैं लिख रहा हूं इफ एक्सियल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस, इफ एक्सियल इज ग्रेटर देन बेंडिंग, तो हमेशा हमारा क्या आएगा, कंप्रेशन ही तो आएगा, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। और हम यही चाहते हैं, हम डायरेक्ट कमांड यही चाहते हैं हमेशा। और ये वाली लाइन पीछे लिखी थी, इफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज मोर देन बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट सेक्शन इज विल बी कंप्रेसिव। जितने लोगों को क्लियर हुआ गिव मी थम्स अप, चीयर अप दो, भराओ जल्दी, नहीं समझ आया दोबारा पूछो। व्हाट इट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ पूछेगा छोड़ देना। एक कर्नल शब्द और आता है, ये गूगल सर्च करके पढ़ लेना, कर्नल क्या होता है। कर्नल KERNAL, कर्नल पढ़ लेना, डाल देना हेडिंग और कर्नल पढ़ लेना। वो पैग लिखना भूल गया, याद नहीं रहा। बट अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, चैप्टर खत्म हो गया। न्यूमेरिकल फॉर्मूला इस चैप्टर में और कुछ नहीं। मैंने फॉर्मूला प्रूफ करा दिया आपको कंप्लीट, ठीक है, हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया यहाँ पर, ये रहा, ठीक। और मैंने आपको सेक्शन मॉडुलस भी बता दिया कैसे निकलता है, सब मैंने बता दिया यहाँ। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है फिनिश।